गाइस, वेलकम टू विजन इंस्टीट्यूट चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। ये 12th स्टैंडर्ड का सबसे पहला चैप्टर है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, अभी आपको एक बिजनेस पता होगा, सोल ट्रेडिंग कंसर्न। इसका मतलब ये बिजनेस होता है जो सिर्फ अकेला आदमी चलाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, वड़ा पाव सेलर है, ग्रोसरी शॉप है, ये लोग सब कैसे अकेले अपना बिजनेस चलाते हैं। ठीक है, जब ये बिजनेस वाले या कोई भी दो लोग मिलके एक कंपनी फॉर्म करते तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। अभी यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ लेते कि क्या क्या है दिया है यहाँ पे। द सोल प्रोप्राइटरशिप हैज इट्स लिमिटेशन सच एस लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, नो स्टेबिलिटी, एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन एक्सेट्रा। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब सिंगल मैन बिजनेस। सिंगल मैन बिजनेस में अपने ही डिसएडवांटेजेस होते हैं। लिमिटेशंस मतलब क्या, उसके अपने डिसएडवांटेजेस होते हैं। जैसे कि वो अकेला ही बिजनेस चला रहा है तो उसके पास कैपिटल कम होगा। वो अकेला ही बिजनेस चला रहा है तो हो सकता है कि उसको यूटेंसिल्स वगैरह वॉश करने के लिए शायद एक दो लोग होंगे उसके पास, मतलब उसके पास मैनेजर एबिलिटी भी कम होगा। और उसकी लाइबिलिटी कैसी होगी, अनलिमिटेड। अब ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब कि अगर आपका डेप्स होता है, मतलब आपने लोन किसी से कर्जा बहुत ज़्यादा ही ले लिया है, आप उसको चुका नहीं पा रहे हो, तो अगर आप इसको चुका नहीं पाएंगे अपने बिजनेस से, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी में क्या होता है, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचना पड़ता है। ठीक है, मतलब अगर आपने लोन लिया है और आप अपने बिजनेस के इनकम से उसको पे नहीं कर पा रहे हो, तो आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी उस लोन को चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। नो स्टेबिलिटी मतलब जैसी ओनर की डेथ हो जाती है, ये बिजनेस भी एंड हो जाती है, तो बिजनेस कभी एंड होगा पता नहीं। फिर एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन। अभी कैसा है, एक ही पर्सन रहता है, उसके पास स्किल्स होंगे कि नहीं क्या पता, तो इसलिए यहाँ पे स्पेशलाइजेशन भी कम होता है। वो एजुकेटेड भी हो सकता है, अनएजुकेटेड भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे स्पेशलाइजेशन जो है कम होता है। ठीक है, तो ये सोल प्रोप्राइटर के कुछ लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट देख लेते क्या दिया है। हेंस व्हेन अ बिजनेस इज टू बी सेटअप ऑन अ स्केल विच नीड्स मोर कैपिटल एंड इन्वॉल्व्स मोर रिस्क, टू और मोर पर्सन्स कम टुगेदर टू रन इट। तो जब हम लोग को बिजनेस चलाना है, ठीक है, जब हम लोग को बहुत बड़ा बिजनेस करना है, तो सिर्फ एक अकेला पर्सन बिजनेस नहीं कर सकता। तो क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए हम लोग को क्या क्या लगेगा, कैपिटल ज़्यादा लगेगा, रिस्क भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए दो या दो से ज़्यादा लोग आके बिजनेस स्टार्ट करने का इनिशिएटिव लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप। ठीक है, they agree to share the capital, the management, the risk and profits of the business. Such mutual relationship based on an agreement amongst this person is termed as partnership. मतलब वो लोग जब अपने कैपिटल मतलब जो अमाउंट वो लोग ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया वो शेयर करते हैं। फिर कंपनी के मैनेजमेंट मतलब कंपनी की सारी एक्टिविटीज़ जैसे कि प्रोडक्शन हो गया, सेल्स हो गया, ये सब के ऊपर खुद ही ध्यान देते हैं वो लोग। फिर रिस्क हुआ तो अपने प्रॉफिट्स में से वो लोग बियर करेंगे, और बिजनेस की जो प्रॉफिट है, बिजनेस से जो भी प्रॉफिट हुआ वो लोग अपने कोई भी मतलब उनका पार्टनरशिप रेशियो होगा उसमें वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है, और इस रिलेशन पे जब एग्रीमेंट बनता है, अभी बिजनेस विदाउट रजिस्ट्रेशन तो स्टार्ट नहीं कर सकते हम लोग, कुछ रिटर्न पेपर्स होंगे, कुछ एग्रीमेंट होगा। ठीक है, तो जब ये एग्रीमेंट होता है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप। एग्रीमेंट किस चीज़ का होता है, वही कि कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, प्रॉफिट करेंगे। ठीक है, अभी जो पार्टनर्स किसको बोलेंगे हम लोग, जो पार्टनरशिप बिजनेस में इन्वॉल्व हुए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टनर्स। और
जब पार्टनर्स को पूरा हम लोग मिलाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्म। मतलब जब पार्टनर्स का पूरा ग्रुप मिलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्म। और जो इंडिविजुअली जो पर्सन है जो पार्टनरशिप बिजनेस में एंटर हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टनर्स। अभी हम लोग देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको बहुत काम आएगा ये, ठीक है। देख लेते हैं। पार्टनरशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर इज एन association of two or more persons coming together to carry on a business with a view to share profit or losses of a business। जैसे कि ऊपर दिया है, पार्टनरशिप क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है, एक फर्म है, जहाँ पे दो या ज़्यादा लोग, एसोसिएशन मतलब दो या ज़्यादा लोग जब साथ में आते हैं बिजनेस चलाने के लिए, उनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। और वो लोग क्या करेंगे, जितने भी प्रॉफिट हो या लॉस हो बिजनेस में, वो लोग एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप क्या होता है, एग्रीमेंट होता है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कि वो लोग जो भी प्रॉफिट हो लॉस हो एक दूसरे में बांटेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे और बिजनेस को चलाते रहेंगे, ठीक है। तो ये है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। अभी देख लेते हैं हम लोग इसका डेफिनेशन क्या होता है। आपको एग्जाम में ज़्यादातर डेफिनेशन ही पूछा जाता है, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं। हाँ, डेफिनेशन में सबसे पहले दिया है, देखो यहाँ पे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, ठीक है। ये जो डेफिनेशन है ये कौन से लॉ में है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और सेक्शन 4 में, ठीक है। इसको हमेशा याद रखिए। पार्टनरशिप एक्ट कब हुआ था, 1932 में, और सेक्शन याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का ईयर याद रखेंगे तो काफ़ी है। तो ये क्या डिफाइन करता है, इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। वही सेम मतलब हुआ कि दो पर्सन जो है प्रॉफिट शेयर करेंगे, ठीक है, और ये बिजनेस को सब लोग चलाएंगे या फिर कोई एक पर्सन चलाएगा दूसरों के बिहाफ में, ठीक है। ये था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से इसका डेफिनेशन। अभी यहाँ पे किसी प्रोफेसर का डेफिनेशन दिया है, प्रोफेसर हैंडी। पार्टनरशिप इज द रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन पर्सन्स competent to make contract who agree to carry on a lawful business in common with a view to earn profit gain। वही बात दिया है फिर से, क्या होता है उन दोनों के बीच में, कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट यानी कि क्या, वही एग्रीमेंट होता है, ठीक है। वो लोग क्या बोलेंगे कि वो लॉफुल बिजनेस चलाएंगे। लॉफुल बिजनेस मतलब वो लोग अनलॉफुल बिजनेस नहीं चलाएंगे जो लॉ के खिलाफ है। अनलॉफुल बिजनेस में क्या क्या आ जाएगा हमारा, जैसे कि स्मगलिंग हो गया, या ट्रैफिकिंग हो गया, वुमेन या चिल्ड्रन को किडनैप करके लेके जाना, ये सब क्या है, चोरी हो गया, रॉबरी, ठीक है। ये सब क्या है, हमारे अनलॉफुल बिजनेस है। तो पार्टनरशिप अनलॉफुल बिजनेस के लिए नहीं होता, जो लॉ के हिसाब से जो बिजनेस होता है उसी के लिए पार्टनरशिप होता है। और इनका कॉमन व्यू क्या है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है। अभी ये था मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। अभी हम लोग देख लेते कि इसका फीचर्स क्या है, ठीक है। फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है एग्रीमेंट, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब क्या, पार्टनर्स लोगों के बीच में एग्रीमेंट होता है कि वो लोग बिजनेस जो है थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एग्रीमेंट में बहुत सारी चीज़ें दिए रहते हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जैसा एग्रीमेंट है वैसे ही वो लोग पार्टनरशिप को चलाएंगे। और जब भी पार्टनरशिप स्टार्ट होता है तो एग्रीमेंट करना बहुत कंपलसरी होता है, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग कि एग्रीमेंट क्या है। पार्टनरशिप is a result of agreement between partners. It should be written or oral. A written agreement is preferred so that it can be used as a proof in the court of law, and such written agreement is known as partnership deed। मतलब क्या दिया है यहाँ पे, पार्टनरशिप जो है एग्रीमेंट है किसके बीच, दो पार्टनर्स के बीच। वो क्या हो सकता है, रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता है, ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है। ये जो ओरल एग्रीमेंट है, ओरल एग्रीमेंट में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि अगर
समझो आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ या फिर प्रॉफिट शेयर करने में कुछ गड़बड़ हो गया है, ठीक है, तो एज अ प्रूफ ओरल एग्रीमेंट तो काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ओरल एग्रीमेंट तो कहीं पे भी मतलब मेंशन नहीं है, एज अ प्रूफ काम नहीं करेगा। तो रिटन एग्रीमेंट जो है एज अ प्रूफ काम करेगा कोर्ट में। अगर आप लोगों के बीच कोई झगड़ा होता है या फिर कुछ कंपनी को कुछ थर्ड पार्टी यानी कि कुछ बाहर वालों से कुछ प्रॉब्लम होता है, तो ये जो रिटन एग्रीमेंट है ये क्या है, बहुत ही यूजफुल होता है, ठीक है। और इस रिटन एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। मतलब ये क्या है, एक प्रूफ के तौर पे काम करता है। अगर आपके कंपनी में किसी ने केस फाइल किया, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड अगर सिंपल में याद रखना है तो ये क्या बोलेंगे हम लोग, रिटन एग्रीमेंट होगा किसके बीच, पार्टनर्स के बीच। पार्टनरशिप डीड मतलब क्या होता है, रिटन एग्रीमेंट होगा पार्टनर्स के बीच, ठीक है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, एग्रीमेंट। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है हम लोग देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ पे दिया है प्रिंसिपल एंड एजेंट, ठीक है। अभी यहाँ पे पार्टनरशिप में जो है प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है, वो कैसे, वो भी देख लेते हैं हम लोग। पार्टनरशिप को जो है दो लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मिनिमम जो है 2% रिक्वायर्ड होता है और मैक्सिमम, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन में दिया है, मिनिमम 2 पार्टनर्स रिक्वायर्ड होते हैं और मैक्सिमम जो है 50 पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। ये किसके हिसाब से है, कंपनीज एक्ट 2013। पार्टनरशिप क्या एक्ट क्या था हमारा 1932, और यहाँ पे क्या दिया है, कंपनीज एक्ट 2013 जो काम एमेंड मतलब उसको फिर से रिन्यू किया गया है कब, 2014 में, ठीक है। ओके, तो हमारा सेकंड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, नंबर ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टनर्स मतलब मिनिमम कितने होने चाहिए, 2 पार्टनर्स और मैक्सिमम 50, ठीक है। ये किसके हिसाब से है, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, ठीक है। तो उसके बाद क्या दिया है यहाँ पे, लॉफुल लॉफुल बिजनेस मतलब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बिजनेस जो है लॉफुल होना चाहिए, लॉ के खिलाफ नहीं होना चाहिए। फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया है, बिजनेस अंडरटेकन बाय पार्टनरशिप शुड बी लॉफुल, इट कैन नॉट अंडरटेक business which is not allowed by state. The definition of partnership also does not permit any illegal business. मतलब वही कि पार्टनरशिप का बिजनेस जो है क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, और वो ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं चला सकती जो गवर्नमेंट के लॉ के खिलाफ है, ठीक है। और जो डेफिनेशन है पार्टनरशिप का उसमें ही हम लोग ने देखा था कि इलीगल बिजनेस नहीं करना है। इलीगल बिजनेस मतलब वही बिजनेस, स्मगलिंग वगैरह, रॉबरी, ठीक है, ये सब लीगल बिजनेस है क्या, नहीं, तो ये सब क्या है, इलीगल बिजनेस है। तो पार्टनरशिप जो है इलीगल बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या था, एग्रीमेंट, नंबर ऑफ पार्टनर्स, फिर लॉफुल बिजनेस। अभी देख लेते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या दिया है हमारा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। मतलब जैसे कि हम लोग ने डेफिनेशन में देखा कि पार्टनर्स के बीच में जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है उसको शेयर करना ही पड़ता है। कोई एक पार्टनर को विदाउट प्रॉफिट दिए उसको नहीं रख सकते, ठीक है। और लॉस हुआ तो भी सारे पार्टनर्स को उसको बियर करना पड़ता है, ठीक है। और जो प्रॉफिट और लॉस है वो कैसे शेयर होगा, जो रेशियो दिया है उसके हिसाब से शेयर होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया देख लेते हैं, द पर्पस ऑफ पार्टनरशिप इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, पार्टनर्स हैव टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकॉर्डिंग टू द रेशियो गिवन इन द एग्रीमेंट। इफ द एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द रेशियो देन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग विल बी इक्वल। मतलब क्या दिया है कि पार्टनरशिप जो है किस लिए किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो, ठीक है। तो पार्टनर्स को जितना भी प्रॉफिट हुआ, जो भी लॉस हुआ, उनको क्या करना है, जो रेशियो एग्रीमेंट में दिया है उसके हिसाब से ही उनको प्रॉफिट और लॉस शेयर करना रहता है। और अगर एग्रीमेंट में नहीं दिया है कि कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फिर प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब जितना भी प्रॉफिट अर्न हुआ वो सारे पार्टनर्स के बीच क्या
क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है हमारा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अभी अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या है देख लेते हैं। हम लोग ने देखा था जैसे कि अगर उसको लॉस होता है तो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है। ठीक है, और पार्टनरशिप में भी ऐसा ही होता है कि अगर बिजनेस को कहीं पे भी लॉस होता है और बिजनेस की सारी प्रॉफिट खत्म हो गई है तो फिर पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी उस कर्जे को चुकाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या दिया देखते हैं, द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल, दैट इज पार्टनर्स आर लाइबल टिल द लास्ट रुपी इन देयर पॉकेट। मतलब देखिए यहाँ पे दिया है कि पार्टनर्स के भी जो भी लाइबिलिटी होते हैं वो क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, और पार्टनर्स को जो है पार्टनर्स के जेब में से 1 रुपया जाने तक उनको लाइबिलिटी पे करना ही पड़ेगा। मतलब उनके पास कुछ नहीं बचेगा तब भी जाके उनको लाइबिलिटी पे करने के लिए मना किया जाएगा। ठीक है, उनके पॉकेट में लास्ट रुपये मतलब लास्ट 1 रुपया रहने तक भी उनको जो भी लाइबिलिटी है उसको पे करना ही पड़ेगा। उनके पास खाने के लिए रहने के लिए घर नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर वो पार्टनरशिप में एंटर होते हैं और उनको मतलब क्रेडिट पे करना होता है तो फिर उनको कुछ भी करके कैसे भी करके उसको चुकाना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आगे क्या दिया है, इफ एसेट्स ऑफ बिजनेस इज नॉट सफिशिएंट टू पे लाइबिलिटीज देन पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर्स कैन बी यूज। जैसे कि मैंने बोला अभी कि अगर बिजनेस के एसेट्स मतलब एसेट्स क्या होते हैं हमने डिस्कस किया था, जो बिजनेस चलाने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। ठीक है, तो बिजनेस के जो भी एसेट्स है अगर वो लाइबिलिटीज को पे करने के लिए नहीं काफ़ी है तो फिर पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचना पड़ेगा। ठीक है, और आगे क्या दिया है, इफ एनी वन ऑफ द पार्टनर इज डिक्लेयर्ड इनसॉल्वेंट देन हिज लाइबिलिटी विल बी बॉन्ड बाय द सॉल्वेंट पार्टनर। मतलब इनसॉल्वेंट मतलब क्या होता है, इनसॉल्वेंट मतलब कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, कुछ भी नहीं बचा, टोटली बैंकरप्ट बोल सकते हैं हम लोग। मतलब उसके पास पे करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, अभी सिर्फ वो अकेला बचा, उसकी पूरी प्रॉपर्टी बेच दी है हमने। ठीक है, तो फिर जब ऐसा होता है तो फिर उस पर्सन को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, इंसॉल्वेंट। अगर इन केस कोई भी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो उसकी लाइबिलिटी कौन बियर करेगा, सॉल्वेंट पार्टनर। अभी सॉल्वेंट पार्टनर क्या होगा, जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी, जो बिजनेस के जो भी क्रेडिट है, उधारी है, उसको क्या करेगा, चुका सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट पार्टनर। तो अगर किसी पार्टनर ने कर्जा लिया है और वो क्या हो गया, पूरा इंसॉल्वेंट हो गया, उसके पास कुछ भी नहीं बचा है, तो फिर जो दूसरा पार्टनर है वो उसके बिहाफ में उसको पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। फिर हम लोग देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। रजिस्ट्रेशन मतलब पार्टनर्स को अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना ही पड़ता है। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ एक्ट्स दिए वो हम लोग देख लेते हैं कि कौन से एक्ट के हिसाब से रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। क्या दिया है यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कंपलसरी ओनली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2005। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज ऑप्शनल। इट मीन्स अ फर्म मे और मे नॉट बी रजिस्टर्ड। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म merely certifies that its existence and it is a process of entering the name of partnership firm in the register of registrar। मतलब पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन जो है वो महाराष्ट्र में, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में कंपलसरी है। कब से, 1 अप्रैल 2005 में ये लॉ बनाया गया था कि जो भी पार्टनरशिप होगा उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। और अगर हम लोग देखेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे फर्म का तो भी चलेगा। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्ट्रेशन क्या क्या बताता है कि हमारा बिजनेस एग्जिस्ट करता है, मतलब हमारा 2 से 50 लोगों का एक बिजनेस है इस कंट्री में, इस वर्ल्ड में एक बिजनेस है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो ये शो करता है। और थ्रू रजिस्ट्रेशन हम लोग जो है अपना फर्म का नाम, अभी आपका फर्म का कोई नाम होगा, ठीक है, उसको हम लोग
रजिस्ट्रार के ऑफिस में हम लोग क्या कराते हैं, रजिस्टर कराते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रार का ऑफिस मतलब यहाँ पे ये एक गवर्नमेंट का ऑफिस होता है। ठीक है, जो अलग अलग पार्टनरशिप के बिजनेस को जो है रजिस्टर कराता है। ठीक है, तो रजिस्ट्रार के ऑफिस में आपके बिजनेस का क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। अभी जॉइंट ओनरशिप और मैनेजमेंट क्या होता है, हमने डेफिनेशन में ही देखा था कि पार्टनर्स को जो है, पार्टनर्स जितने भी पार्टनर्स है वो सब ओनर्स होंगे बिजनेस के। ठीक है, और जो भी मैनेजमेंट के जो भी एक्टिविटीज़ है वो लोग सब चीज़ों पे इक्वली ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है देख लेते हैं, ईच पार्टनर इज जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, सो नो पार्टनर कैन यूज पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज। मतलब जो भी पार्टनर है वो क्या है, जॉइंट ओनर है बिजनेस के, और वो लोग जो है अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, अपने पर्सनल यूज के लिए कंपनी की प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ कुछ कंपनी मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है उसमें क्या होता है कि वो लोग फर्नीचर जो है अपने घर के यूज के लिए लेके जा सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है कि पार्टनर्स अपनी फर्म की प्रॉपर्टी को अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं लेके जा सकते। ठीक है, और सारे पार्टनर्स को जो है इक्वल राइट्स होते हैं मैनेजिंग द फर्म। मतलब उनको पूरा हक होता है ये पूछने का कि अगर किसी पार्टनर ने गलत डिसीजन लिया या फिर गलत काम हो रहा है तो उनको पूरा राइट होता है कि वो मैनेजमेंट में इंटरफेयर करे। ठीक है, सो ऑल पार्टनर्स आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ फर्म। मैनेजमेंट मतलब वही प्लानिंग करना, फिर चीज़ों को साथ में लाना, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना, सुपरविजन करना, ये सब चीज़ें किस में आता है, मैनेजमेंट में आता है। ठीक है, तो जो भी मैनेजमेंट के एक्टिविटीज़ है वो सब के लिए सारे पार्टनर्स जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, प्रिंसिपल एंड एजेंट। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग, ईच पार्टनर वर्क्स इन टू फोल्ड कैपेसिटीज, दैट इज प्रिंसिपल एंड एजेंट। अ पार्टनर एक्ट्स एज अ प्रिंसिपल ऑफ द फर्म विथ आउटसाइडर्स, एंड विथ पार्टनर्स ही एक्ट्स एज एन एजेंट। मतलब पार्टनर जो है दो, मतलब एक पार्टनर है। ठीक है, हर एक पार्टनर कंपनी का अपने दो साइड्स के हिसाब से काम करता है। कौन से दो साइड्स, प्रिंसिपल और एजेंट। अगर कंपनी का देखने जाए, फर्म मतलब क्या है, यहाँ पे कंपनी है। ठीक है, कंपनी के लिए क्या है, वो ओनर है मतलब प्रिंसिपल है, और जब वो आउटसाइडर से डील करता है, और जब वो आउटसाइडर से डील करता है और कोई थर्ड पार्टी एजेंट होगा, जैसे कि हम लोग किसी से गुड्स परचेस कर रहे होंगे, कोई गुड्स सेल करने के लिए कोई ब्रोकर होगा। ठीक है, तो उनके लिए वो क्या है, एजेंट है। ठीक है, और कंपनी में दूसरे जो पार्टनर्स हैं उनके लिए भी वो एजेंट है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि ये प्रिंसिपल किसके लिए, प्रिंसिपल किसके लिए, ये कंपनी के लिए प्रिंसिपल है। ठीक है, पार्टनर जो है कंपनी के लिए प्रिंसिपल है, कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए प्रिंसिपल है, जो भी स्टाफ है, मैनेजर्स हो गए। ठीक है, इन सब के लिए क्या है, पार्टनर प्रिंसिपल है, और एजेंट किसके लिए है, उसी कंपनी में और भी पार्टनर्स काम कर रहे होंगे उनके लिए वो एजेंट है। ठीक है, अभी हम लोग लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, डिसॉल्यूशन। ठीक है, डिसॉल्यूशन मतलब बिजनेस को कंप्लीटली बंद कर देना। ठीक है, अभी देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया है, अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व थ्रू एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। इफ अ पार्टनर वांट्स टू क्लोज द फर्म, ही कैन डिसॉल्व द फर्म बाय गिविंग 14 days नोटिस। द फर्म कैन ऑल्सो बी डिसॉल्व इफ द पार्टनर डाइज और रिटायर्स, बिकम्स इंसॉल्वेंट और इंसेट। मतलब अभी पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए हम लोग ने क्या किया था, एग्रीमेंट। अभी खत्म करने के लिए डिसॉल्व मतलब क्या, एंड करने के लिए, एंड करने के लिए भी क्या चाहिए, एग्रीमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, और अगर कोई भी पार्टनर चाहता है कि वो इस कंपनी को बंद करे, अभी पार्टनर कंपनी को क्यों बंद करना चाहेगा, उसमें लगातार लॉसेस हो रहे होंगे, फिर उसको मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा होगा उसके प्रॉफिट से, तो फिर वो क्या करेगा, कंपनी को क्लोज करने का डिसीजन लेगा। तो फिर ऐसा करने के लिए वो क्या कर सकता है, कंपनी को जो है 14 days के पहले ही नोटिस दे सकता है कि उसको इस कंपनी को बंद कराना है। ठीक है, फिर बाद में बाकी सब पार्टनर्स डिसाइड करेंगे कि कंपनी चलाना है या बंद करना है। ठीक है, और अगर कोई भी पार्टनर मर जाता है
या फिर रिटायर हो जाता है, और समझिए इंसॉल्वेंट हमने देखा कि इंसॉल्वेंट क्या होता है, हमने देखा था कि अगर उसके पास कुछ भी नहीं है क्रेडिटर्स को पे करने के लिए, तो फिर क्या है, फर्म को हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग कि क्या है ये फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले एग्रीमेंट क्या होता है, पार्टनर्स जो है एग्री करते हैं कि उनको बिजनेस करना है और वो लोग क्या करते हैं, रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं। फिर उसके बाद क्या दिया, प्रिंसिपल और एजेंट। पार्टनर जो है दो साइड में काम करते हैं, जैसे कि कंपनी के लिए वो प्रिंसिपल है, आउटसाइडर के लिए वो प्रिंसिपल है, और जो अदर पार्टनर्स के लिए वो क्या है, एजेंट है। फिर क्या, लॉफुल बिजनेस मतलब जो भी बिजनेस करेगा वो एज पर द लॉ करेगा, वो इलीगल बिजनेस नहीं करेगा। फिर क्या दिया है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस जो है इक्वली शेयर होंगे पार्टनर्स के बीच में एज रेशियो के हिसाब से। अगर रेशियो नहीं दिया है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या दिया है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या, अगर कंपनी लॉस में जाती है तो पार्टनर को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच कर भी कंपनी की लाइबिलिटीज़ को पे करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन, जो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन है वो महाराष्ट्र स्टेट में कंपलसरी है, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से आप रजिस्ट्रेशन करा भी सकते, नहीं भी करा सकते। फिर उसके बाद क्या है, जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। पार्टनर्स जो है कंपनी के जॉइंट ओनर्स होते हैं और उनके मैनेजमेंट के सारे एक्टिविटी में दखल करने का उनको पूरा राइट होता है। ये पॉइंट फिर से रिपीट हुआ है, प्रिंसिपल एंड एजेंट वही हमने देखा। फिर उसके बाद डिसोल्यूशन का मतलब कि अगर कंपनी लॉस में जा रही है या कंपनी का कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है या फिर कंपनी का कोई भी पार्टनर नहीं चाहता है कि ये बिजनेस चले, तो फिर वो कंपनी को बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे मीनिंग, डेफिनेशन और फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आपको 15 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में या किसी में पूछा जाएगा आपको 15 मार्क्स के लिए, तो आप लोग लिख पाओ। ठीक है, और ये जो है पार्टनरशिप ये आपको ओसी में भी है, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन जो है 15 मार्क्स के लिए आता है, तो ये आपको वहाँ पे भी यूज़फुल होगा एज वेल एज बीके में भी यूज़फुल होगा। ठीक है, आई होप आपको समझा होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और बाकी के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।